के तौर पर याद रखेगा, जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अतुलनीय योगदान दिया। सुई से लेकर जहाज तक आपके घर या आसपास कोई सामान नहीं होगा जिस पर टाटा की छाप न हो। हर वो चीज जिसके लिए कभी भारत विदेशों पर निर्भर था, आज टाटा ग्रुप और रतन टाटा की वजह से भारत में बनाया जाता है। रतन टाटा को जितना अपने कारोबार से प्यार था, उतना ही ज्यादा वो परोपकार पर भी यकीन रखते थे। चलिए आज हम आपको रतन टाटा से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं, जिसके बारे में नई पीढ़ी को शायद कुछ ना पता हो। दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर पैदा हुए रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के परपोते थे। वो पारसी धर्म से थे। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा बताते हैं, एक बार तो शादी हो ही गई होती जब वो यूएस में थे, पर उनकी दादी ने उन्हें अचानक फोन करके बुला लिया और उसी समय भारत का चीन से युद्ध छिड़ गया। वो यहीं अटक गए और उस लड़की की शादी हो गई। रतन टाटा को किताबों का बहुत शौक था। उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अब वो अपने इस शौक को समय दे रही हैं। टाटा को बचपन से ही कम बातचीत पसंद थी। वो केवल औपचारिक और जरूरी बात ही करते थे। रतन टाटा 60-70 के दशक के गाने बहुत चाव से सुनते थे। वो कहते थे, मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊं। मुझे शॉपिन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है। बीथोवन, चेकोस्की पसंद है, पर मुझे लगता है कि काश मैं खुद इन्हें पियानो पर बजा सकूं। रतन टाटा को कारों से भी बहुत लगाव था। रतन कहा करते थे, मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है। खास तौर पर उनके स्टाइलिंग और उनके मैग्नेटिज्म के प्रति गहरा रुझान है। इसीलिए मैं उन्हें खरीदता हूं ताकि उन्हें पढ़ सकूं। रतन टाटा ने 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन की थी। शुरुआत में इन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद ये अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत मैनेजमेंट में आगे बढ़ते रहे। 1991 में JRD टाटा ने पद छोड़ दिया और ग्रुप की कमान रतन टाटा को मिल गई। 2012 में 75 वर्ष के होने पर टाटा ने एग्जीक्यूटिव फंक्शन छोड़ दिए। इनके 21 वर्षों के दौरान टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। इसमें अधिकतर रेवेन्यू जगुआर, लैंड रोवर व्हीकल्स और टेटली जैसे पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से आया। चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद रतन टाटा ने 44 साल के साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनका परिवार ग्रुप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर था। हालांकि अगले कुछ वर्षों में मिस्त्री और टाटा के बीच तनाव बढ़ गया। अक्टूबर 2016 में 4 साल से भी कम समय के बाद मिस्त्री को रतन टाटा के पूर्ण समर्थन के साथ टाटा के बोर्ड से बाहर कर दिया गया। फरवरी 2017 में नए उत्तराधिकारी का नाम घोषित होने तक टाटा ने चेयरमैन के रूप में अपना पद वापस ले लिया। रतन टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई से शामिल थे। टाटा ग्रुप की ये आर्म शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे सेक्टर्स में काम करती है। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा ने ये तय किया कि टाटा सन्स के डिविडेंड का 60 से 65% चैरिटेबल कॉज के लिए इस्तेमाल हो।
रतन टाटा ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए दान दिए थे। रतन टाटा ने एक एग्जीक्यूटिव सेंटर की स्थापना के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया था। वो यहीं से पढ़े थे। उनके योगदान ने उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत को और बढ़ाया है। रतन टाटा से जुड़ी एक बदले की भी दिलचस्प कहानी है। ये बात साल 90 के दशक की है, जब रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। लेकिन टाटा इंडिका नहीं चली और एक समय ऐसा आया जब रतन टाटा ने पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला कर लिया। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स से बात की। तब फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया था। फोर्ड ने अपमान करते हुए कहा था, तुम कुछ नहीं जानते, आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू किया? अगर मैं ये सौदा करता हूँ तो ये तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। फोर्ड चेयरमैन के ये शब्द रतन टाटा के दिल में तीर की तरह लगे। अमेरिका में अपमानित होने के बाद रतन टाटा ने कार डिवीजन को बेचने का फैसला टाल दिया। इसी जगह रतन ने पूरा ध्यान कंपनी के कार डिवीजन को बुलंदियों पर पहुंचाने में लगा दिया। उनकी मेहनत भी रंग लाई और करीब 9 साल बाद यानी 2008 में उनकी टाटा मोटर्स दुनिया भर की मार्केट में छा चुकी थी और कंपनी की कारें बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में सबसे ऊपर आ गई थी। इसी दौरान बिल फोर्ड के नेतृत्व वाली फोर्ड मोटर्स की हालत पतली होती गई। जब फोर्ड बड़े नुकसान में थी तो 2008 में ही रतन टाटा ने फोर्ड के चेयरमैन को उनकी कंपनी की सबसे लोकप्रिय जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने का ऑफर दे दिया। इस सौदे के लिए रतन टाटा को अमेरिका नहीं जाना पड़ा, बल्कि उनका अपमान करने वाले बिल फोर्ड को खुद अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई आना पड़ा। रतन टाटा ने $2.3 बिलियन में फोर्ड से डील की, जो आज के हिसाब से करीब 19,000 करोड़ रुपए है। और इस तरह रतन के अपमान का बदला भी पूरा हो गया। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था उन्हें 4 बार प्यार हुआ था। बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन आखिर में प्यार अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। रतन टाटा की सबसे ज्यादा सीरियस लव स्टोरी अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका में एक लड़की से प्यार होने के बाद शादी पक्की हो गई थी, लेकिन बीच रतन भारत लौट आए। लड़की को भी भारत आना था, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ने की वजह से वो भारत नहीं आ पाई और कुछ साल बाद उसने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। एक बार रतन टाटा ने मुंबई की तेज बारिश में 2 व्हीलर पर 4 लोगों के परिवार को भीगते देखा। इसी से रतन टाटा को टाटा नैनो बनाने की प्रेरणा मिली। रतन टाटा ने अपने इंजीनियर्स को बुलाकर 1 लाख रुपए में कार तैयार करने को कहा और इस तरह साल 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च हुई। इसे लखटकिया कार भी कहा जाता है। हालांकि ये कार लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई और कंपनी को साल 2020 में इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। रतन टाटा को कारोबार में जोखिम उठाना बहुत पसंद था। वो कहा करते थे, सबसे बड़ा जोखिम नहीं उठाना है। तेजी से बदलती दुनिया में एक ही स्ट्रेटेजी है जो नाकाम बना सकती है, वो है जोखिम ना उठाना। रतन टाटा ने अपनी सफलता का राज बताते हुए एक बार कहा था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। धैर्य और दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि यही सफलता की आधारशिला है।